ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा सर्कुलर मोशन, है ना। सो हेडिंग डाल दीजिए सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो समझिए सर्कुलर मोशन जो है ना, वो आपका 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर मोशन आपका जो है ना, वो 2 डायमेंशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। तो सबसे पहला चीज यहां पे आता है ना, कि सर्कुलर मोशन होता क्या है ना। तो आप कहेंगे, ठीक है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, देखिए क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे कि इफ अ पार्टिकल, ठीक है ना, साथ में लिखते चलो, पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, ठीक है, सच दैट its distance from a fixed point, such that its distance from a fixed point always remain constant, such that its distance from a fixed point always remain constant, clear है, then its path is circle, then its path is circle, clear है, and the motion is called सर्कुलर मोशन। क्लियर है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी डिफिनीशन है। कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है बाबू, कि अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, किसी प्लेन पे मूव करती है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट, देन द पाथ इज सर्कल एंड द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है, ये वो फिक्स्ड पॉइंट है, क्लियर है, और ये वो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर है। तो ये जो पाथ है, ये पाथ जो है वो सर्कल है, ये पाथ क्या है आपका, सर्कल है। ये जो सेंटर है इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल और द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन। दिस फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, क्लियर है। और ये बॉडी जो है, जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पार्टिकल, क्लियर है। ये आपका जो है, ये आपका सर्कुलर मोशन का मतलब हुआ। अब सर्कुलर मोशन में जो नेक्स्ट टर्म आता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है ना। टर्म क्या है बाबू, टाइम पीरियड। तो सबसे पहला, ठीक है, सर्कुलर मोशन समझ गए। अब आता है बाबू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है। हम कहते हैं कि टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड, ठीक है ना, इज द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to complete 1 revolution, क्लियर है। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो लगने वाला समय है, वो समय क्या कहलाता है, वो समय कहलाता है टाइम पीरियड। अब सीधा बात है बाबू, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, आप लोग समझ रहे हो, इसकी बिल्कुल सही, इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी सेकेंड, और जो डायमेंशन होगा, क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो होगा m0 l0 t1, क्लियर है। आ गई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट आता है बाबू टर्म विच इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी।
तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का देखिए पहले सिंबल, पहला सिंबल तो म्यू है, दूसरा सिंबल इसका क्या है, एन है, और तीसरा सिंबल इसका एफ है। क्लियर है? तो फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी को म्यू, एन या एफ, इस तीनों में से किसी भी एक सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी होता है बाबू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम। क्लियर है? हम लिखते हैं कि दी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। मेरी बात समझिए, कोई भी पार्टिकल किसी यूनिट टाइम में जितनी बारी घूम जाए, क्लियर है, जो पार्टिकल, ठीक है, किसी यूनिट टाइम में जितनी बारी घूम जाए, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर ले, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहां से अगर आप मिलान करें बाबू, तो कहने का मतलब कि नंबर, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मेरी बात समझिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टी टाइम इज इक्वल टू 1। ये टाइम पीरियड का सिंबल हुआ कैपिटल टी। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टी टाइम कितना हो गया, 1। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी, एंड दिस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन यूनिट टाइम इज फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर 1 बाई क्या हो गया, टी। आ गई मेरी बात समझ में? अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी बाबू पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। और अगर हम डायमेंशन लिखना चाहें तो डायमेंशन इसका होगा m0 L0 t का पावर -1। ठीक है, नोट करते चलिए। ठीक है, अब यहां पे, ठीक है, और भी कुछ कुछ यूनिट आते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी के, जिसमें सबसे पहला यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी का, ध्यान से सुनिएगा, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें सबसे पहला जो यूनिट आता है वो होता है आरपीएम। आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्लियर है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखते होंगे गाड़ी के ऊपर जो स्पीड मीटर होता है उस पे आरपीएम का भी एक मीटर होता है। दैट आरपीएम इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन पर मिनट। दूसरा होता है आरपीएस, जिसको हम लोग कहते हैं आपका रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना है बाबू कि 1 आरपीएम, है ना, 1 आरपीएम इज इक्वल टू 1/60 क्या होगा, आरपीएस। 1 आरपीएम इज इक्वल टू 1/60 आरपीएस। क्यों? क्योंकि मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 1/60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई मोटरसाइकिल है, क्लियर है ना, और उसका अगर आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, अगर मान लो कि 30 दिया हुआ है, 30 आरपीएम बोल रहा है, तो 30/60 उसका आरपीएस हो जाएगा, विच इज 1/2 आरपीएस, मतलब आधा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, आरपीएस हो जाएगी। क्लियर है? आ गई मेरी बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे आता है बाबू आपका टर्म्स, थोड़ा देखा जाए तो नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है एंगुलर पोजीशन। क्लियर है? देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो टर्म है वो है आपका एंगुलर पोजीशन। देखिए समझिए मेरी बात, एंगुलर पोजीशन, ठीक है, जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये इसका सेंटर हुआ, इसको ऐसे बना दिए तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। ठीक है,
जैसे मान के चलो बाबू कि ये सर्कुलर मोशन हुआ, ठीक है, ये एक्स वाई को हमने डिफाइन कर दिया। अब मान लो कि कोई बॉडी, कोई पार्टिकल किसी समय यहां था या किसी समय यहां था, क्लियर है? तो वो किसी पर्टिकुलर समय कहां था, उसकी एंगल एक्स एक्सिस के साथ एंगुलर पोजीशन जो है कहलाती है। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर पोजीशन कहलाती है, ठीक है। तो देखो, जैसे कहने का मतलब यहां पे आप आ गए, क्लियर है, ये एक्स वाई और ये जेड हो गया, मान लीजिए, सॉरी एक्स वाई हो गया, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमने पहले लिख दिया है कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है, तो इसके कॉन्सेप्ट्स 2 डायमेंशनल पढ़ने हैं हमने। अब मान लीजिए कि जैसे कोई बॉडी यहां था, तो ये एंगल हमने लिया थीटा, क्लियर है, तो इस फिगर में ये हो गया थीटा, तो इस फिगर में जो थीटा है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्लियर है। अब मान लो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये x था, ये x डैश, ये y और ये y डैश, और मान लो कि कोई भी पार्टिकल जो है वो यहां है, क्लियर है। तो एंगल जो है, मेरी बात समझिए, एंगल, एंगुलर पोजीशन का मतलब होता है, ठीक है, कि वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली कहां है। डिफिनीशन जो है एंगुलर पोजीशन का क्या है, एंगुलर पोजीशन का डिफिनीशन है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका क्या एंगल बन रहा है। तो उस समय ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाला एंगल जो भी आएगा वो थीटा 1 मान लो, वो थीटा 1 हम लेंगे। एंटी क्लॉकवाइज वाला ही एंगल लेंगे। अगर कहीं पे क्लॉकवाइज एंगल दिया हुआ है तो याद रखना है कि अगर, यहां हम लिख भी देते हैं, अगर कोई भी एंगल, ठीक है ना, अगर इसको हम लोगों ने एंटी क्लॉकवाइज नापा है तो इसको हम लोग, ठीक है, पॉजिटिव लेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज नापे हैं तो क्या लेंगे, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। और अगर किसी एंगल को हम लोग सिर्फ क्लॉकवाइज नापे हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू जो है हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्लियर। तो अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, अगर एंगल निगेटिव है तो अगर एंगल का मेजरमेंट क्लॉकवाइज हुआ है तो निगेटिव, अगर एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ है तो पॉजिटिव, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, समझ में आ गया। अब एंगुलर है, थीटा है, तो जो इसकी यूनिट होगी वो यूनिट रैड होगी। रैड मतलब रेडियन। एंगुलर पोजीशन को हम किस में डिफाइन करते हैं, रेडियन में, ठीक है। अगला जो आता है डिफिनीशन वो है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझिए मेरी बात। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मान लो कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस रहा, है ना। अब ये जो है कोई बॉडी किसी समय पे, ये ओरिजिन है, इस P1 पॉइंट पे थी जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा था। मतलब ये क्या थी इसका, ये इसका एंगुलर क्या है बाबू, ये इसका एंगुलर पोजीशन है। कब, व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट P1। किसी समय में ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया और उस समय एक्स एक्सिस के साथ इसने थीटा 2 जो है ये एंगुलर पोजीशन इसने बनाई। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन, है ना, एंगुलर पोजीशन, क्लियर है, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो इसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा थीटा बराबर क्या होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए बाबू, अगर इस फिगर में अगर आप देखो तो इस फिगर को हम समझाने के लिए सिर्फ पॉइंट ले रहे हैं, क्लियर है। इस तरह से सिर्फ उतना ही पॉइंट हमने लिया। यही वाला एंगल डेल्टा थीटा है, यही वाला एंगल ना, इस फिगर में यही वाला एंगल जो है ना डेल्टा थीटा है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए, ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है, ये ओरिजिन है, ये R रेडियस रहा होगा, ये R रेडियस रहा होगा, क्लियर। क्या रहा होगा, R रेडियस। तो उस केस में पॉइंट समझा जाए, उस केस में जो डेल्टा थीटा होता है वो आर्क अपॉन क्या होता है बाबू, रेडियस। ये जानते हैं, आर्क अपॉन
रेडियस होता है। तो डेल्टा थीटा बराबर आर्क क्या है, ये है P1 P2, ये आर्क हुआ, और रेडियस क्या हुआ R। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो गई, आर्क P1 P2 अपॉन R। ठीक है, इसको नोट किया जाए। है ना, यहां तक नोट कर लीजिए, है ना। हम लोग पढ़ लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स देख लीजिए, ठीक है ना। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है ना, शॉर्ट में हमने लिख दिया पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। देखिए बाबू ध्यान से सुनिए, यहां पे सबसे पहला ये पॉइंट हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये पॉइंट हम लिख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। 4-5 पॉइंट है, उसको एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाने में इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला पॉइंट कि दी एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है ना, पॉइंट सुनिए मेरी बात, दी एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। क्लियर है, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। आ गई मेरी बात समझ में, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, रेडियन होगी। और अदर यूनिट अगर आप लिखोगे, अदर यूनिट्स आर डिग्री या रिवॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अदर यूनिट में क्या हो गया, डिग्री या रिवॉल्यूशन। अब समझिए मेरी बात, अगर हम दूसरा पॉइंट, इसका हम अगर डायमेंशन का बात करें, है ना, तो डायमेंशन देखिए ध्यान से बाबू, तो डायमेंशन मतलब डेल्टा थीटा जो था ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, और डेल्टा थीटा बराबर आर्क। देखो यहां पे हमने आर्क लिखा ना, तो इस आर्क को, यही वो आर्क है, इसको डेल्टा एस मान सकते हैं, नाम दे दिए डेल्टा एस। तो क्या हो गया, डेल्टा थीटा बराबर यहां पे आर्क अपॉन रेडियस। अब समझिए कि आर्क की यूनिट जो होगी, ठीक है ना, अगर आप देखोगे डायमेंशन लिखोगे तो आर्क मतलब लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो गई L, नीचे रेडियस की डायमेंशन L, ये कट गया तो डायमेंशन इसका M0 L0 क्या हो गया T0। पर अब सुनिए ध्यान से, इसकी यूनिट जो है ऐसा नहीं है, इसकी ये यूनिट लेस नहीं है, इसकी यूनिट है रेडियन या डिग्री या रिवॉल्यूशन, बट इसका डायमेंशन क्या है, ये डायमेंशन लेस है। तो कहने का मतलब एंगुलर, पॉइंट सुनिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, इज अ डायमेंशनलेस, डायमेंशन ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट इट इज नॉट यूनिटलेस। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है बट यूनिटलेस नहीं है। अब याद रखना, इसमें जितने भी क्वांटिटीज यूनिटलेस होगी वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। क्लियर है? तो पॉइंट याद रखना है कि ऑल यूनिटलेस क्वांटिटीज आर dimensionless, but the reverse may or may not be true। अब ये ध्यान रखना है बाबू, जितने भी क्वांटिटी जो कि यूनिटलेस है वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे, बट इसका रिवर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब जितने डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जरूरी नहीं है कि वो यूनिटलेस हो भी सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये पॉइंट एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बाबू ये एक एक्सियल वेक्टर है ना। एंगुलर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ एक्सियल वेक्टर। पॉइंट सुनिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये एक एक्सियल वेक्टर है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है, देखिएगा मेरी बात, डायरेक्शन ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज along the axis of rotation, है ना, always along the axis of rotation and is perpendicular to the plane of rotation। याद रखना है बाबू कि जो एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, वो डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, क्लियर है, और परपेंडिकुलर होगी प्लेन ऑफ रोटेशन के। हम बताते हैं इसको, ठीक है, कि कैसा इसका मतलब होता है। याद रखना है कि दी डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर या द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। याद रखना है कि जो डायरेक्शन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सियल वेक्टर का, कोई भी, ऐसा नहीं कि खाली ये एंगुलर के लिए बोल रहे हैं हम, ये किसी भी एक्सियल वेक्टर के लिए भी यही होता है, उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। इस राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि आप, ये राइट हैंड हुआ, ये मेरा थंब हुआ, तो थंब को छोड़ करके जो आपकी बाकी के फिंगर है, आप उस फिंगर को कर्ल करो, कर्ल मतलब आप उसको मोड़ो along the motion या along the rotation of the body या particle। In that case the thumb will give you the direction of axis of rotation and this will be perpendicular to the plane। जैसे देखिए यहीं पे आप समझिए इस मेरी बात को, जैसे ये स्टिक लिया हमने, है ना, अब इस स्टिक को, ये इसकी एक्सिस होगी और हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, क्लियर है, अब समझिए मेरे, ऐसे घुमा रहे हैं, आप देखो ध्यान से, ये ऐसे घूम रहा है, इधर घूम रहा है, हमने अपने थंब को लिया, हाथ को लिया, ठीक है, और देखिए इसका रोटेशन इधर है, तो कर्ल किया इस तरह से, ये जो डायरेक्शन है आउटवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अगर इसको हम ऐसे घुमा रहे होते, तो हमको हाथ को ऐसे पकड़ना होता, तो ये जो होती, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना, याद रखना है। अब याद रखना है बाबू नेक्स्ट चीज, ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बाबू देखिए ध्यान से, अगर कोई पार्टिकल है, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज, है ना, डायरेक्शन, then in that case, ठीक है, then in that case if a particle moves in anti-clockwise direction, then in that case the direction of, clear है, angular displacement is outward, clear है, the direction of angular displacement, बढ़ जाइए, the direction of angular displacement is outward or upward from the plane, outward or upward from the plane। ध्यान से सुनिएगा बाबू, क्लियर है, कहने का मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, तो उस केस में उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो आउटवर्ड होगी या अपवर्ड होगी फ्रॉम द प्लेन ऑफ रोटेशन, क्लियर है। और अगर इफ क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज हो, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज होगा देन द डायरेक्शन ऑफ, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड और, ठीक है, इनवर्ड फ्रॉम दी, या इनवर्ड और डाउनवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर है।
समझो मेरी बात। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सब पॉइंट सब हुआ। अब इस सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, ठीक है, वो क्या है बाबू, कि स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझना, क्लियर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप भी समझिए छोटू इसको, ठीक है। देखो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुमको समझ में आ रहा है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, समझिए, आपको भी पढ़ना है इसको रोटेशन में। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो याद रखना है ध्यान से कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा है, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है बाबू। अगर हमने यहां पे इस जगह पे हमने लिखा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब हमने उसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहा, इसका मतलब है कि हमने स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वहां पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम लिया है, क्लियर है। अगर लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्लियर है। तो कहने का मतलब कि स्मॉलर है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर है। बट लार्जर है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप इसके रीजन आपसे कोई पूछता है क्यों लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे बाबू कि जो लार्जर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कम्युलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कम्युलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉलो नहीं करता है, क्लियर है। तो आप कहिएगा बिकॉज इट डू नॉट फॉलो कम्युलेटिव, शॉर्ट में लिखे हैं कम्युलेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शॉर्ट में, ठीक है। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। नेक्स्ट इधर हो गया ना, फर्स्ट लाइन तो हो गया, उधर फ्रेम नहीं लेंगे, इधर फ्रेम ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, सुनते चलिए लिखते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है। तो बाबू देखिए ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी, तो अगर डिफिनीशन आप देखेंगे तो डिफिनीशन जिस तरह से हम लोग लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे। क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी? तो आप कहिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मेरी बात समझिए ध्यान से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम is called angular velocity omega, क्लियर है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई? तो आप कहिएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, या द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। टाइम रेट से भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, क्या हो गया बाबू? एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, मेरी बात समझिए। एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितने तरह की होती है? दो तरह की। पहला जिसको हम कहते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और जनरली हम अपने पूरे के पूरे कंटेंट में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की ही बात करते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो VAVG लिखते हैं, क्लियर है ना। क्या लिखते हैं इसको हम लोग? WAVG मतलब एवरेज, क्लियर है ना। तो ओमेगा AVG इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज योर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी।
दूसरा जो टाइप होता है उसको कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा INST के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओमेगा INST मतलब इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो डिफरेंशिएशन अगर आप कर दोगे तो यू विल गेट, क्लियर है, एंगुलर इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां पे बात करें, ये हो गया पॉइंट, ठीक है, चलो लिखो इसको। अब देखिए बाबू, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, इसकी यूनिट की, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इसकी यूनिट, तो देखिए ये होता क्या है, थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, क्लियर है ना। तो ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसकी यूनिट होती है रेडियन, इसकी होती है सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, रेडियन पर सेकेंड, RAD रेडियन पर सेकेंड। अब इसका अगर हम डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है, अगर हम इसका डायमेंशन लिखते हैं बाबू, तो देखो ध्यान से सुनो, इसका अगर हम डायमेंशन लिखते हैं तो डेल्टा थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा और इसका होगा, तो डायमेंशन क्या होगा, 1/t, बोले तो m0 L0 t - 1। अब अगर आप देखिए द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर डिफरेंट बट देयर डायमेंशन आर सेम। हम लिख सकते हैं कि दी यूनिट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंड फ्रीक्वेंसी आर डिफरेंट, क्लियर है, बट देयर डायमेंशंस आर सेम। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब हुआ कि दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट अलग अलग हो, उसका भी डायमेंशन सेम हो सकता है, क्लियर, कहीं कोई बात, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो समझिए बाबू, एंगुलर वेलोसिटी इट इज अ एक्सियल वेक्टर, बात समझ में आ गई। एंगुलर वेलोसिटी ये भी एक्सियल वेक्टर ही है, एक्सियल वेक्टर है तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए बाबू ध्यान से, है ना, यहां पे समझिए, ठीक है, कि अगर हम बात करें फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन की, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, क्लियर है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए मान लेते हैं कि t इज द टाइम टेकन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए t जो हो गया वो टाइम टेकन हो गया। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए एंगल जो ट्रेस हुआ वो कितना हुआ, 2π हुआ कि नहीं हुआ, एंगल कितना ट्रेस हुआ, 2π मतलब 360 डिग्री। एंड दिस इज ऑल्सो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए यही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो हम जानते हैं बाबू कि ओमेगा दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है आपका एंगल ट्रेस्ड अपॉन टाइम विच इज योर 2π अपॉन t, क्या होता है, दिस इज योर 2π अपॉन t, क्लियर है। और आप जानते हैं, है ना, आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t होता है, तो ओमेगा बराबर 2π अपॉन t या 2π म्यू फ्रीक्वेंसी।
तो यहां से दो रिलेशन हमको दिख रहा है, एक ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टाइम के है और एक ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट फ्रीक्वेंसी के है। तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर ओमेगा घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, इनवर्सली का रूल है ये। डायरेक्टली में अगर ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, अगर ओमेगा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, है ना, नोट किया जाए इसको भी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका, है ना, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v वेक्टर कहते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए बाबू ध्यान से, अभी आप क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहला चीज आप देखिए इधर ध्यान से, आप ये जानते हैं कि ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। क्लियर है? आप जानते हैं कि ओमेगा वेक्टर बराबर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। और लीनियर वेलोसिटी v के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या होता है, तो ये डेल्टा s अपॉन डेल्टा टी होता है। क्लियर? तीसरा चीज आप जानते हैं कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा s अपॉन r ये होता है, r अपॉन रेडियस, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पे अगर आप देखिएगा तो ओमेगा वेक्टर बराबर डेल्टा, ठीक है ना, डेल्टा, या यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ना ये रिलेशन है ना बाबू कि डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। हम क्या करेंगे, इसको बोथ साइड हम इसको क्या करेंगे, डेल्टा टी से इसको हम डिफाइन कर देंगे, मतलब डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो डेल्टा टी से बाबू हमने क्या किया, इसको बोथ साइड डिवाइड कर दिया। इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो कहने का मतलब देखिए, डिवाइड कर दिया और डिवाइड कर करके हम दोनों साइड लिमिट काट लेंगे। क्या करेंगे, हम लिमिट लगा देंगे। तो लिमिट डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r, क्योंकि बाहर है ना। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी होगा कि नहीं होगा? होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तुमको हम बताए हुए हैं, ठीक है, कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको ओमेगा कहते हैं और इसको हम लोग भी कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ओमेगा बराबर क्या हो गया बाबू, v अपॉन आर, वेक्टर फॉर्म में ओमेगा, ठीक है, और रेडियस वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब कि v वेक्टर बराबर क्या होगा, ओमेगा क्रॉस r। क्या होगा, v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r। याद रखना है, ठीक है, यहां पे कि v वेक्टर इज योर लीनियर वेलोसिटी, v वेक्टर इज लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा वेक्टर इज योर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और r वेक्टर इज इक्वल टू रेडियस। क्लियर है? अब जैसे आर रेडियस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, द डायरेक्शन रेडियस की आपको एक क्वांटिटी ही तो है। जैसे अगर ये एक सर्कल है बाबू, ठीक है, ये सेंटर है, तो रेडियस की डायरेक्शन इधर है कि नहीं है, इधर चलेगा ना, ठीक है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अब मेरी बात को सुनिए ध्यान से, ठीक है, यहां पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इस तरह से ये हम मान लिए कि जेड एक्सिस है। क्लियर है? तो अभी तुमको हम बताए हुए हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक एक्सियल वेक्टर है, डायरेक्शन किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, डायरेक्शन किधर होगा, जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है? तो समझो मेरी बात, यहां पे तुम एक सर्कल इमेजिन करो। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर की तरफ। रेडियस कैसा होगा, प्लेन में। क्लियर है?
और वेलोसिटी कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो कहने का मतलब कि ये क्या है ओमेगा, ये क्या है रेडियस, ये क्या है वेलोसिटी। तो कहने का मतलब ओमेगा, रेडियस और वेलोसिटी ये तीनों परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा। तो आप समझ गए कि v वेक्टर परपेंडिकुलर ओमेगा वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा आपका r वेक्टर, सही ना। v वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा ओमेगा परपेंडिकुलर r वेक्टर, सही, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझिए, यहां पे ये ओमेगा और ये r क्या है आपस में परपेंडिकुलर, आपस में क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो एंगल कितना 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1। तो डायरेक्ट यहां पे v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r हुआ, तो v का मैग्नीट्यूड बराबर ओमेगा r साइन 90 डिग्री होगा। तो v बराबर डायरेक्ट ओमेगा r, सो ओमेगा बराबर क्या हो गया v अपॉन r। कहीं को दिक्कत? दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, समझे मेरी बात। यही एंगुलर वेलोसिटी और किसमें लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट जो है यहां तक क्लियर, ये चीज याद रखना, ठीक है, कि किसी भी सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेलोसिटी ओमेगा और आर ये तीनों क्या होगा बाबू परपेंडिकुलर होगा। जैसे देखिए ये सर्कुलर मोशन हुआ, हम समझा देते हैं। तो ये सर्कुलर मोशन एक्स वाई प्लेन में अगर है, क्लियर है ना, तो आप देखिए कि डायरेक्शन क्या होगा, ये सेंटर है तो ये होगा रेडियस, ये होगी इसकी वेलोसिटी, और इस तरह से ये जो होगा इसका ओमेगा, ठीक है ना। तो 3D में हम इसको ऐसे बना देते हैं, आप समझ जाइएगा। ये ओमेगा हुआ, बात समझ में आई कैसे हुआ। ये मान के चलो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हुआ, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो वी आर और ओमेगा ये सब एक दूसरे से क्या है परपेंडिकुलर है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, सिंबल होता है अल्फा। तो डिफिनीशन बहुत इजी है एंगुलर एक्सेलरेशन का, जिस तरह से लीनियर एक्सेलरेशन को डिफाइन किए हैं वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। क्या होगा, तो हम इसको बोलेंगे कि दी टाइम रेट है ना ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम अल्फा एवीजी के नाम से डिनोट करते हैं, क्लियर है। तो अल्फा एवीजी इज इक्वल टू क्या होगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा समझ ही गए क्या है ना। चलिए दूसरा जो है बाबू वो है आपका इंस्टेंटेनियस, क्लियर है ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा INST, क्लियर है। तो अल्फा INST बराबर क्लियर है क्या हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब अल्फा जो है वो डिफरेंशिएशन किसका है ओमेगा का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर आ जाते हैं, बात करते हैं अब इसके यूनिट की, ठीक है। तो समझिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट होगी है ना, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है बाबू एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो यूनिट क्या ओमेगा की यूनिट हो गई रेडियन पर सेकेंड और फिर टाइम, तो इसकी यूनिट क्या हो गई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा m0 L0 t का पावर -2। और याद रखना है
कि इट इज अ एक्सियल वेक्टर, इट इज अ एक्सियल वेक्टर, ये एक एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन अगेन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, देखो आप पहले पेन हाथ सब रोक करके पहले ये टॉपिक समझो, फिर नोट करना। टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन, पॉइंट सुनिएगा बाबू, बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। समझिए मेरी बात ध्यान से, रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज योर लीनियर मतलब v वेक्टर, v वेक्टर एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन है तो a वेक्टर, क्लियर है, वर्सेस एंगुलर है तो अल्फा। ये रिलेशन हमको समझना है। तो जब आप सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन जैसा कोई भी टर्म पढ़ेंगे ना, तो इस बात को समझिए कि कोई भी चीज अपने मन से रोटेट थोड़े होने लगेगी अनटिल एंड अनलेस उसको फोर्स ना दिया जाए, एक्सटर्नल फोर्स, और उस एक्सटर्नल फोर्स को एक पर्टिकुलर तरीके से देना होगा, तभी उसका रोटेशन हो सकता है। उस पे हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ा समय में, ठीक है। अब यहां समझिए कि अगर कोई भी बॉडी रोटेट हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आप दो ठो टर्म बहुत अधिक सुनने वाले हैं। इसमें सबसे पहला टर्म जो है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। क्या सुनेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, और दूसरा आप सुनेंगे सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल। तो अगर कहीं पे भी आपको अगर सेंट्रीपीटल या सेंट्रीफ्यूगल सुनाई दे, तो आप समझिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है दिस इज अवे फ्रॉम सेंटर, क्लियर है। सो अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो आपको समझना है कि देयर इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर कहीं पे लिखा हुआ है सेंट्रीपीटल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, तो देयर इज अ एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, क्लियर है, आ गई मेरी बात। उसी तरह से अगर सेंट्रीपीटल है तो दिस इज टुवार्ड द सेंटर, टुवार्ड द सेंटर, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ये दो वर्ड आप बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं, क्लियर है। अब देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन इस इक्वेशन से ही उठाया हुआ है, इस इक्वेशन से। v वेक्टर बराबर क्या है, यहां ऊपर हम लिख दे रहे हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, क्लियर, क्या है ये, ओमेगा क्रॉस r। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए, तो dv इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये r रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, v लीनियर वेलोसिटी है, ये रिलेशन था, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में बाबू डी डी एक्स अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स रहता है, तो हम क्या लिखते थे, हम एफ एक्स को बाहर करके डिफरेंशिएशन जी एक्स का करते थे, प्लस जी एक्स को बाहर कर करके डिफरेंशिएशन जो है हम एफ एक्स का करते थे, यही हमारा तरीका था। इसमें भी हम यही काम करेंगे। तो dv वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, ओमेगा को बाहर करेंगे और हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे d dt ऑफ r वेक्टर, और प्लस r को बाहर करेंगे d ओमेगा dt, क्लियर है ना। तो ये dr बाई dt क्या है, dr, r क्या है, रेडियस, तो dr बाई dt मतलब रेडियल वेलोसिटी, ये क्या हो गया, रेडियल वेलोसिटी, और ये dv बाई dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v, ये v क्या है बाबू, रेडियल वेलोसिटी, प्लस, क्लियर है, r अक्रॉस डी ओमेगा अपॉन डी टी जानते ही हो, अल्फा। तो कहने का मतलब कि a वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस v प्लस r क्रॉस अल्फा, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं ध्यान से
क्लियर है ना? तो यहां पे इसका मतलब भी समझना है है कि अगर एक्सेलरेशन बराबर ओमेगा क्रॉस भी लिखा हुआ है ना, या ओमेगा क्रॉस भी लिखा हुआ है या अल्फा क्रॉस आर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहला मतलब है बाबू, ये जो एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्सेलरेशन है, क्लियर है, ये एक्सेलरेशन, ये जो पार्ट है एक्सेलरेशन का, क्लियर है, इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये देखो v, ये v कहां है? रेडियल वेलोसिटी है। तो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियाई, तो इसको हम कहते हैं ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेडियल एक्सेलरेशन। और आर क्रॉस अल्फा जो है, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आ गई मेरी बात समझ में? तो अगर एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये हो गया इसका एक्चुअल एनालिसिस, ये हो गया ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, ये हो गया एटी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और तुमको पता है कि ये दोनों का रिजल्टेंट है ए वेक्टर, जो कि यहां लिखा हुआ है। आ गई मेरी बात? ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ए वेक्टर बराबर एटी वेक्टर प्लस ए आर वेक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मॉड ए वेक्टर बराबर क्या होगा बाबू? अंडर रूट एटी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। क्लियर है? अब समझिए मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम एंगल की बात करें, देखो ध्यान से, ठीक है ना, अगर हम यहां पे एंगल, अच्छा किसी से लेके लिख लीजिएगा, है ना। तो अगर एंगल की बात करते हैं बाबू, तो ये वाला एंगल थीटा हुआ, तो यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? tan थीटा की वैल्यू, सुनिएगा ध्यान से, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई? तो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ए आर अपॉन एटी। सो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ए आर अपॉन एटी। अब समझिए ध्यान से, अगर कोई भी आपसे पूछता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, तो आप कहिएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो किसी भी बॉडी के, किसी भी पार्टिकल के ऊपर टेंजेंशियली लगता है, मतलब अलोंग द टेंजेंट लगता है। ठीक है, तो याद कर लेना है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यही देखो, यही नेट एक्सेलरेशन है। याद है, इस पे एक क्वेश्चन भी हम लोग किए हैं, कराएंगे क्वेश्चन इसमें भी। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल प्लस रेडियल। अब क्या होता है बाबू, याद करना है, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन जब हो रहा होगा तो देयर इज टू थिंग, वन, अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड अ सर्कल, मतलब इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअसली द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंटिन्यूअसली, लगातार जो उसकी डायरेक्शन है वो बदल रही है। अगर किसी भी चीज की डायरेक्शन बदल रही है तो देयर मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल फोर्स। मेरी बात सुनिए ध्यान से, अगर किसी चीज की बाबू डायरेक्शन बदल रही है, ठीक है, तो उसके लिए देयर मस्ट बी अ रिस्पॉन्सिबल फोर्स। क्लियर है? तो सर्कुलर मोशन में द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ द रेडियल एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, इन सर्कुलर मोशन, क्लियर है ना, दी, ध्यान से समझिएगा, इन सर्कुलर मोशन दी डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल चेंजेस, है ना, चेंजेस ड्यू टू रेडियल एक्सेलरेशन, एंड एज द रेडियल एक्सेलरेशन, ध्यान से सुनिएगा, एज द रेडियल एक्सेलरेशन act toward the center, it is also called centripetal acceleration। क्लियर हुआ? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझ रहे हो ना?
तो देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब ACP दिस इज इक्वल टू AR एंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस V। अब मेरी बात सुनिए बाबू ध्यान से, अगर हम मैग्नीट्यूड में लेकर के बात करें, किस में बात करें, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, ध्यान से सुनना, तो ACP मैग्नीट्यूड हुआ और ये क्या हो गया ओमेगा इंटू V क्रॉस है, याद करो अभी लिखे थे V ओमेगा और R परपेंडिकुलर होता है, ये V और ये ओमेगा परपेंडिकुलर होगा, sin 90 मतलब 1, तो ACP बराबर ओमेगा V हुआ। क्लियर है? और अभी तुमको फॉर्मूला बता हुआ है बाबू कि V बराबर क्या होता है, ओमेगा R होता है। क्लियर है? तो हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा और V की वैल्यू रख देंगे ओमेगा R इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई R। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। या हम चाहें तो ओमेगा बराबर V अपॉन R होता है ना? ठीक है। तो ACP बराबर देखिएगा ओमेगा की वैल्यू रख देंगे V अपॉन R और ये V, तो ACP बराबर V स्क्वायर बाई R। क्लियर है? अगर आप फोर्स की बात करते हो तो फोर्स का मतलब होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर यहां पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हो, किसके बारे में, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स FCP। क्लियर है? वो क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बिल्कुल ऐसे लिखना होगा, हम लोग इसको ऐसे रखते हैं स्केलर फॉर्म में, FCP बराबर MACP मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो FCP बराबर, क्लियर है, M, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर R, अगर ओमेगा के टर्म में रखना है तो दिस विल बी द वैल्यू, और यहां पे FCP बराबर MV स्क्वायर बाई R, ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब मेरी बात वापस सुनिए ध्यान से, डायरेक्शन कोई पूछेगा तो डायरेक्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सो द डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द पाथ। ठीक है, अब और समझिए मेरी बात, तो ये तो रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन ही आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है या उसका काम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल पे एक्चुअली में टेंजेंशियली लगता है, और इसका काम होता है दी वेलोसिटी ऑफ दी पार्टिकल जो है मूविंग ऑन दी सर्कुलर पाथ, उसको इंक्रीज करना, उसको चेंज करना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अगर आप समझिए मेरी बात, ये मान लो कि एक रॉड है, ठीक है, इस तरह से एक रॉड है, ये इस रॉड की एक्सिस हमने मान ली, मान लो एक्सिस डाउनवर्ड है बॉस, ऐसे नहीं घुमा दीजिएगा, ऐसे घूमेगा। अब समझ में आ गया कि नहीं? तो एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपका रोटेशन डिफाइन करेंगे। तो अब मान लो कि ये पार्टिकल यहां पे है, हम एक टेंजेंशियली फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना, टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, अब समझिए कि अगर हम लगातार ऐसे लगाते ही रहेंगे तो इसकी वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी सर्कुलर पाथ पे। समझ रहे मेरी बात? तो सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, याद रखना है, अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सर्कुलर मोशन में अगर कहीं पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो उसका काम क्या है? उसका काम है वेलोसिटी को सर्कुलर पाथ पे बढ़ाते रहना या चेंज करते रहना, वेरी करते रहना। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होगा किसके कारण? सेंट्रीपिटल या रेडियल के कारण। अब वेलोसिटी चेंज होगी किसके कारण? टेंजेंशियल के कारण। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई भी बॉडी, मेरी बात सुनिए आप ध्यान से, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो बस
अब तुम समझ गए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, मेरी बात सुनिए, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। और अगर मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर रेडियल लग रहा है तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो चाहिए ही चाहिए डायरेक्शन को बदलने के लिए। पर अगर टेंजेंशियल लग जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, पॉइंट सुनिएगा, इन यूसीएम, यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, नाम पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन द सर्कुलर ट्रैक इज कांस्टेंट। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एआर होता है वो एआर क्या होता है, वो एआर जो है ये प्रेजेंट होता है, सुनिए ध्यान से, एआर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जो एटी होता है वो एब्सेंट होता है। बात समझ में आ गई, एटी क्या होता है, एब्सेंट होता है, मतलब एटी का वैल्यू जीरो होता है, एब्सेंट का मतलब, तो एटी बराबर क्या, जीरो, कहां पे, यूसीएम में, यूसीएम बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नेट एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर एटी प्लस ए आर वेक्टर। सो ए वेक्टर बराबर एटी, एटी कितना है जी, बोलो, एटी कितना है, आर क्रॉस अल्फा प्लस ये कितना है, ओमेगा क्रॉस भी। इसका मतलब ई वाला चीज जीरो होता है, तो ए नेट बराबर ओमेगा क्रॉस वी होगा। इसका मतलब आर क्रॉस अल्फा जो है जीरो होगा, एटी जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, दैट इज अल्फा भी क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। मेरी बात समझ में आ गई। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अब नोट कीजिए,